नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ही केस, एक ही सबूत और उस पर दो अदालतें बिल्कुल उल्टा फैसला सुना दें? एक कहे बेगुनाह, दूसरी कहे गुनहगार। आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प केस की बात करेंगे जो निचली अदालत से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और हमारे जस्टिस सिस्टम पर कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े कर गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर न्याय का तराजू इतनी तेजी से कैसे पलट गया। मतलब मामला एक, सबूत एक, लेकिन नतीजे एकदम अलग। चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से। एक ऐसी रिपोर्ट जो बहुत जल्द एक गहरे रहस्य में तब्दील हो गई। देखिए, बात है 11 दिसंबर 2011 की। हुलकोटी गांव के रहने वाले थे मार्तंड गौड़ा, और वो अचानक लापता हो गए। 5 दिन बीत गए, कोई अता पता नहीं। तब जाकर उनके बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया करीब 3 हफ्ते बाद, जब 4 जनवरी 2012 को पास की ही एक नहर से एक लाश मिली। अब जैसे ही पुलिस की जांच शुरू हुई, शक की सुई घूमी 4 लोगों पर। देखिए कौन कौन थे ये लोग। एक तो थे मृतक के चाचा, जिनसे जमीन का पुराना झगड़ा चल रहा था। दूसरे थे चाचा के ही एक करीबी साथी। तीसरा था एक किराएदार जिससे पैसों को लेकर कोई कहासुनी थी। और चौथी थी एक महिला जिसके साथ मृतक के अवैध संबंध होने की बात कही गई। तो प्रोसिक्यूशन के हिसाब से मोटिव तो कई थे, पर सवाल ये था कि क्या उनके पास सबूत भी थे। और बस यहीं से ये केस एकदम उलझ जाता है, क्योंकि इन्हीं सबूतों को 2 अलग-अलग अदालतों ने देखा और 2 बिल्कुल अलग-अलग फैसले सुनाए। जरा इस फर्क को देखिए। 2019 में ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत ने चारों अभियुक्तों को बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ये पूरा केस सिर्फ शक की बुनियाद पर खड़ा है, सबूतों पर नहीं। लेकिन ठीक 4 साल बाद 2023 में हाईकोर्ट ने इस फैसले को 180 डिग्री घुमा दिया। उन्हीं चारों लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब सवाल तो यह है कि जब सबूत वही थे तो फैसला इतना अलग कैसे हो गया। इस गुत्थी की सबसे बड़ी चाबी प्रोसिक्यूशन के केस की सबसे अहम कड़ी में छिपी थी, और वो कड़ी थी उनका इकलौता चश्मदीद गवाह। मतलब समझिए, प्रोसिक्यूशन का पूरा केस सिर्फ एक गवाह पर टिका था। अदालती भाषा में उसे कहा गया PW5 यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 5। अगर इस गवाह की गवाही ठोस होती तो शायद कहानी कुछ और होती, पर हुआ ये कि यही गवाह पूरे केस की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ। अब जरा देखिए कि इस गवाह की गवाही में क्या क्या झोल था। पहली बात, उसने घटना देखने के 21 दिन बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। 21 दिन, इतनी देर क्यों? दूसरी बात, पुलिस को उसने कुछ और कहानी सुनाई और कोर्ट में आकर कुछ और ही बोलने लगा। यही नहीं, उसका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और सबसे बड़ी बात, उसने कोर्ट में यह मान लिया कि वो तो अभियुक्तों को पर्सनली जानता भी नहीं था। इन्हीं सब वजहों से सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्लांटेड विटनेस कहा। मतलब एक ऐसा गवाह जिसे बाद में कहानी में फिट करने के लिए लाया गया हो। अब सोचिए, जब केस की बुनियाद का सबसे मजबूत खंभा ही इतना खोखला हो तो पूरी इमारत तो गिरेगी ही। और इस केस में तो बाकी की कड़ियां भी कुछ खास मजबूत नहीं थीं। चलिए पहली बड़ी गड़बड़ पर नजर डालते हैं, और वो थी टाइमलाइन। प्रोसिक्यूशन की कहानी और मेडिकल रिपोर्ट दोनों में कोई तालमेल ही नहीं था। देखिए, प्रोसिक्यूशन कह रहा था कि हत्या हुई 11 दिसंबर को, ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 4 जनवरी को आई, वो कह रही थी कि मौत तो करीब 10 दिन पहले हुई है। 24 दिन पहले नहीं, मतलब 24 दिसंबर के आसपास। अब 11 दिसंबर और 24 दिसंबर, इसमें तो लगभग 13 दिन का फर्क है। ये इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? इस एक बात ने ही प्रोसिक्यूशन की पूरी कहानी पर सवालिया निशान लगा दिया। मामले में एक और बहुत बड़ी कड़ी मिसिंग थी, और ये जुड़ी थी लाश की बरामदगी से। देखिए, प्रोसिक्यूशन का दावा था कि लाश अभियुक्तों के कहने पर मिली, लेकिन जिन 2 लोगों ने असल में लाश को नहर से बाहर निकाला था, यानी गवाह CW22 और CW23, उन्हें कभी कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया ही नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है। जब वो लोग ही गवाही देने नहीं आए जिन्होंने लाश निकाली, तो ये कैसे साबित होगा कि लाश उन्हीं के बताने पर और उसी जगह से मिली थी? ये तो सबूत की चेन में एक बहुत बड़ा गैप है। तो गवाह कमजोर, टाइमलाइन में गड़बड़, रिकवरी पर सवाल। अब आते हैं उस कानूनी सिद्धांत पर जिसने इस केस का फैसला तय कर दिया। ये सिर्फ सबूतों की बात नहीं है, ये इस बात पर है कि एक बड़ी अदालत छोटी अदालत के फैसले को कैसे देखती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नींव एक कानूनी सिद्धांत पर रखी गई, जिसे कहते हैं प्लॉजिबल व्यू यानी संभावित नजरिया।
इसका मतलब बड़ा आसान है। क्या जो सबूत पेश किए गए उन्हें देखकर निचली अदालत का फैसला एक मुमकिन, एक तर्कसंगत फैसला लगता है? बस इतना ही देखना है, भले ही कोई और नजरिया भी मुमकिन क्यों ना हो। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यही पाया। उन्होंने कहा कि भाई केस में जितनी भी कमजोरियां थीं, उन्हें देखते हुए निचली अदालत का बरी करने का फैसला एक बिल्कुल प्लॉजिबल व्यू था, एक तर्कसंगत नजरिया था। और ये कानून का एक बहुत जरूरी उसूल है। कोई भी ऊपरी अदालत निचली अदालत के बरी करने के फैसले को सिर्फ इसलिए नहीं पलट सकती कि अरे हमें तो लगता है कि इन्हें दोषी भी ठहराया जा सकता था। नहीं, अगर बरी करने का फैसला सबूतों के आधार पर एक संभव नजरिया है तो वो फैसला कायम रहेगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जब एक अदालत किसी को बेगुनाह कह देती है तो उसकी बेगुनाही की धारणा डबल मजबूत हो जाती है। इसे कहते हैं डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो इस लंबी कानूनी खिंचतान के बाद आखिर में ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत। और फिर 16 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। उन्होंने हाई कोर्ट के सजा देने के फैसले को खारिज कर दिया और निचली अदालत के बरी करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। यानी सालों चली इस कानूनी लड़ाई का अंजाम था दोषी नहीं। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक जस्टिस सिस्टम के लिए बड़ा खतरा क्या है, एक गुनहगार का छूट जाना या एक बेगुनाह को सजा हो जाना? हमारे कानून की बुनियाद इसी बात पर टिकी है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये केस इसी सिद्धांत की एक बहुत बड़ी और पावरफुल याद दिलाता है।